कक्षा एकादश में आज पाठ है कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता घर की याद। बच्चों, यह कविता कवि ने तब लिखी थी जब यह किशोरावस्था में थे। 15-16 वर्ष की आयु में यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और उस समय इन्हें कारावास की सज़ा भी हुई थी। तो कारावास की उस सज़ा में उन्होंने बहुत कुछ दुख दर्द झेले हैं और उन्होंने उस समय जो कारावास में रहते हुए जो उन्हें बरसात का मौसम रहा और उस समय बरसात के मौसम में उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे ही थे। तो घर की याद इस कविता का शीर्षक है आपका घर की याद। तो घर की याद कविता में उन्होंने अपने घर में बिताए हुए अपने पुराने समय को वह याद कर रहे हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। घिरता रहा है अर्थात डर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिर रहा का अर्थ है तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का अर्थ है खजाना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आज मैं जेल में बंद हूँ और बरसात हो रही है। बाहर बरसात की बूंदें मुझे अपने घर की याद दिला रही हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। यह बरसात निरंतर अनवरत रूप से रात भर यह बारिश हो रही है और इस बारिश से मेरा मन डर भी रहा है। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ जेल में अकेला हूँ, इसीलिए और मुझे अपने घर की याद भी आ रही है। मुझे अपनी भी चिंता हो रही है और अपने घर वालों की विषय में भी मैं सोच रहा हूँ। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। इतना अधिक पानी गिर रहा है कि मुझे अपने घर की याद भी आ रही है। घर मेरी नज़र में तैर रहा है अर्थात घर के लोग मुझे आज याद आ रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। मुझे उस घर की याद आ रही है, उन घर वालों की याद आ रही है जो मुझसे आज बहुत दूर हैं, लेकिन वह घर जो खुशियों का खजाना है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखिए। इस वाक्य की आवृत्ति से अर्थात पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यह इस वाक्य की आवृत्ति से निरंतर बरसात होने का आभास हो रहा है। आज पानी गिर रहा है, यह वाक्य शिल्प। वाक्य छोटे और तुकयुक्त हैं जो कविता को मोहक बना रहे हैं। भाषा सरल सहज प्रवाहपूर्ण है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ यहाँ पर दुख का घर बताया है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आगे यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं अर्थात कवि के 4 भाई घर पर ही मौजूद हैं घर में, और कवि घर में सबसे छोटे हैं। तो इनके अलावा अतिरिक्त 4 भाई और 4 बहनें हैं। मायके में बहन आई, बहनों का ब्याह हो चुका है। इस समय सावन के महीने में बहन अपने पिता के घर में खुशियाँ ढूंढने के लिए आई हुई है। वह अपने हाय रे परिताप का घर। लेकिन जब उस बहन को घर आकर पता चला है कि उसका एक छोटा भाई, सबसे प्रिय भाई आज घर में नहीं है, वह जेल में है, तो वह जो घर उसे आज खुशियों का खजाना लगता था कभी, वह आज उसे परिताप अर्थात दुख का घर लग रहा है। अपने घर परिवार की याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। मेरा घर संयुक्त परिवार है, आदर्श परिवार है, क्योंकि मेरे परिवार में सभी लोग आपस में मन और वचन से आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आने वाले हैं। मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, अर्थात भाई भुजा हैं। भुजा की तरह संगठन
सहयोगी के रूप में भुजा की तरह सहयोग करते हैं और बहनें हम पर प्यार बरसाती हैं। काव्य सौंदर्य में आइए। कवि का परिवार संयुक्त है जहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। भाई की अनुपस्थिति में घर आई विवाहित बहन को पिता का घर कष्टप्रद लग रहा है। यह भाई बहन के प्रेम को दर्शा रहा है। तीसरा शिल्प भाषा में यहाँ पर प्रश्न शैली है, अनुप्रास अलंकार है। भुजा भाई भवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। भुजा भाई प्यार बहनें, भुजा की तरह भुजा के समान भाई हैं, अर्थात सहयोग करने वाले भाई हैं और उन पर प्यार बरसाने वाली बहनें हैं। भाषा सरल सहज है। अगली लाइन, और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। इन पंक्तियों में कवि अपने माँ को याद कर रहे हैं। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। कह रहे हैं कि माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह दुख में आज मेरे दुख में डूबी हुई होगी। गड़ी का अर्थ है डूबी हुई। वह मेरे दुख में डूबी होगी। माँ मेरी ममता की मूरत है, जिसकी गोद में यदि मैं सिर रख दूं तो फिर मुझे किसी बात का दुख नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से माँ के प्रेम को यहाँ पर मिश्र जी ने बताया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। मेरी माँ स्नेह बरसाने वाली है। अमूमन सभी माएँ स्नेह बरसाती हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी माँ विशेष लग रही है। कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझ पर इतना अधिक स्नेह बरसाती है कि यहाँ जेल में भी मुझे माँ के स्नेह की याद आ रही है। माँ का स्नेह मुझे यहाँ जेल में भी सुख दे रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। यहाँ पर समसामयिक उन्होंने स्त्रियों के पढ़े लिखे नहीं होने को बड़ा दुखप्रद बताया है कि यदि मेरी माँ को लिखना आता तो शायद वह मुझे निरंतर पत्र लिखकर मेरी कुशल पूछती। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य, मातृ प्रेम का भावुक वर्णन हुआ है। दृश्य बिंब है माँ की जिसकी गोद में सर। माँ के माध्यम से निरक्षर व्यक्ति की विवशता को भी उभारा गया है। शिल्प भाषा सरल सहज है। अनुप्रास अलंकार है। पत्र पाता पौवर्ण की आवृत्ति। पंक्तियों में अपने पिता को कवि ने संबोधित किया है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। कह रहे हैं कि पिताजी यूँ तो उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वह दिखने में अभी बूढ़े नज़र नहीं आते, जो क्योंकि उन्होंने स्वयं को इस प्रकार अपने योग और व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार सिद्ध किया हुआ है कि जो अभी भी उनमें इतनी हिम्मत है कि वह हम युवा लोगों के साथ दौड़ लगा सकें, और जो यदि हंसते हैं तो खिलखिलाते हुए हंसी उनकी चारों दिशाओं में गूंज जाती है। वह इतने साहसी हैं कि मौत भी यदि उनके सामने आ जाए तो उन्हें हिचक नहीं होगी, डर नहीं होगी, और शेर के भी यदि सामने आ जाए तो वह डरते नहीं हैं। अर्थात मेरे पिता साहसी स्वभाव के हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। अमूमन बुढ़ापे में आवाज़ या बोलने की गति भी क्षीण हो जाती है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरे पिता ने स्वयं को इस प्रकार सिद्ध किया है कि उन्होंने अपने को व्यायाम और योग आदि के द्वारा स्वस्थ रखा है, तो बुढ़ापे की बीमारियां उनमें नहीं हैं। वह उनका बोलना अभी भी बहुत तेज़ है, ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहा है, अर्थात तेज़ आवाज़ उनकी है। काम में झंझाल रजता, झंझा अर्थात आंधी, और जब वह काम करते हैं तूफ़ान की गति से वह काम करते हैं, किसी भी कार्य को तुरंत ही कर देते हैं। कवि अपने यहाँ पर भाव सौंदर्य में आइए। कवि अपने पिता के गंभीर और
दृढ़ व्यक्तित्व को चित्रित कर रहे हैं। शिल्प वीर रस है, पिता के चरित्र की विशेषताएं बताई हैं, साहस बताया है। उपमा अलंकार है, बोल में बादल और काम में झंझा। बादल के समान उनकी आवाज़ है, बादल से तुलना की गई है, और काम की तुलना तेज आंधी तूफान से की गई है। छोटे वाक्य होने से कविता में कसाव है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। मेरे पिता का प्रतिदिन का नियम है कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर गीता का पाठ करते हैं और व्यायाम इत्यादि करते हैं। 260 दंड बैठक लगाते हैं। आज भी उन्होंने, आज जो कि उनका एक बेटा उनका घर में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने नित्य कर्म को नहीं छोड़ा होगा। आज भी उन्होंने गीता का पाठ जरूर किया होगा और 260 बार दंड बैठक भी लगाई होंगी। खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, कई विभिन्न प्रकार के मुकदर के साथ, गदा के साथ उन्होंने व्यायाम भी किया होगा। और लेकिन आज उसमें उनमें इतना अंतर होगा कि जब वे ऊपर की मंजिल से व्यायाम इत्यादि करके नीचे की मंजिल में आए होंगे, घर में आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। उनकी आँख में आज पानी होगा, आंसू होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। हाय जितना पानी वहाँ पिता की नज़र में गिर रहा होगा, मुझे यहाँ बरसात होती हुई बारिश को देखकर मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनकी आँखों में कितना अधिक पानी होगा। मुझे अपने घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। घर में मेरे 4 भाई होंगे और 4 बहनें होंगी। भाई प्रेम बरसाने वाली मेरी बहनें हैं और संगठन के रूप में, सहयोगी के रूप में, सुख दुख में काम आने वाले भुजा के समान मेरे भाई होंगे। पता नहीं आज भी वह नित्य की तरह खेल रहे होंगे या एक कोने में खड़े होंगे। और जब पिता नीचे आए होंगे तो उनको ज़रूर अपने बच्चों को उनके ऊपर उन्होंने एक नज़र डाली होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिता जिन्हें अभी भी उम्र के अनुसार बुढ़ापा उनके चेहरे पर या शरीर पर दिखाई नहीं देता है, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। लेकिन जो उन्होंने अपने को कितना ही मजबूत बनाया है, बच्चों के सामने वे नहीं रोना चाह रहे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 5वें का नाम अर्थात मेरा नाम लेकर, भवानी का नाम लेकर ज़रूर वह आज रो पड़े होंगे। काव्य सौंदर्य देखिए। पिता की आध्यात्मिक दिनचर्या से ज्ञात होता है कि कवि को सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है। कवि के परिवार में सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। ये संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है। शिल्प भाषा सरल, सहज, सामान्य बातचीत की है। अनुप्रास अलंकार है। दंड 2 तो वर्ण की आवृत्ति 160, स्वर्ण की आवृत्ति, भुजा भाई भवर्ण की आवृत्ति। उपमा अलंकार है। भुजा भाई प्यार बहनें। पिता का पुत्र की याद में रो पड़ना उनके स्नेही व्यक्तित्व को दिखा रहा है। पाँचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। कह रहे हैं कि पिता अपने 4 बेटों को वहाँ देख रहे होंगे, बेटियों को भी देख रहे होंगे और 5वें का नाम लेकर वह ज़रूर मुझे याद करके वह रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, क्योंकि जो वह 5वां पुत्र है, मैं अभागा हूँ। मैं जो आज जेल में बंद हूँ, जो मैं अपने पिता के रोने का कारण बना हूँ, दुख देने का कारण बना हूँ। पिता ने मुझे हमेशा
सोने पर सुहागे के समान कहा है। अर्थात बेटे, उनके 4 बेटे बहुत अच्छे आज्ञापालक हैं और शायद मैं उन्हें और अत्यधिक प्रिय हूँ, इसलिए वह मुझे उन 4 बेटों पर विशेष स्थान सुहागे के समान मानते हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, मुझे अन्य बेटों से श्रेष्ठ मेरे पिता ने माना है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उन्हें सोने के समान अपने वह 4 बेटे भी आज उन्हें बहुत अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि उनके घर की शान, उनके विशेष प्रेम का हकदार मैं आज सुहागा का तरह हुआ पुत्र मैं आज यहाँ जेल में बंद हूँ। काव्य सौंदर्य में आइए, पंक्तियों से पता चलता है कि कवि के पिता उन्हें अपना सबसे योग्य और श्रेष्ठ बेटा मानते होंगे। मुहावरे का प्रयोग है सोने पर सुहागा। काव्य भाषा सरल सहज है, अनुप्रास अलंकार है, बधा बैठा। अपने माता पिता के पारस्परिक संवाद को मिश्र जी ने यहाँ अपनी आवाज़ दी है। उनकी माँ उनके पिता को समझा रही है, उन्हें यानी यह सब वह उन मन ही मन वह समझ रही है कि पिता को अपने बेटे के जेल में होने का बहुत दुख है, तो माँ उन्हें सांत्वना दे रही है इन शब्दों में। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। माँ पिता को सांत्वना दे रही होगी और उन्हें सांत्वना देते समय माँ को स्वयं कितना दुख हो रहा होगा, इसे मिश्र जी बता रहे हैं कि आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वह पिता को सांत्वना दे रही हैं कि आपकी आँखों में पानी किस लिए है, आप किस लिए दुखी हो। भवानी तो हमारा भवानी तो वहाँ जेल में बड़ा प्रसन्न है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तो तुम्हारे मन के अनुसार करने के लिए, देश सेवा के लिए गया है और तुम्हारी बात को, तुम्हारे मन को स्वयं, तुम्हारी बात को स्वयं के ऊपर लागू करके, अर्थात तुमने उसे जो कहा है उसको आज्ञा मानते हुए अपनापन समझकर प्रेम में वह इस आंदोलन में जेल गया है सो ठीक ही है। वह गया है तो अच्छी बात है, यह तुम्हारी लीक ही है, यह तो आपके कुल की परंपरा है ही। आप नाराज़ मत होइए या आप आंसू मत बहाइए। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। हाँ, यदि वह आपकी बात को मानने से इनकार कर देता, आपकी परंपरा को नहीं चलाता, तो शायद मुझे भी उसे जन्म देने पर बड़ी लज्जा आती। इस तरह हो ओ न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए आप व्यर्थ में दुख ना करिए, क्योंकि यदि आप दुखी होंगे तो ये जो अन्य बच्चे यहाँ घर पर आए हुए हैं, विवाहित बेटी जो घर पर आई है और इन अन्य बेटे हैं, ये सभी कमज़ोर पड़ जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और माँ, वहाँ तो माँ सांत्वना दे रही है, यहाँ इन शब्दों में पिताजी अपने मन को भी समझा रहे हैं और माँ को भी सांत्वना दे रहे हैं। अरे मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इन शब्दों को कहने में ही पिता ने कितना अधिक दुख सहन किया होगा। यहाँ अब आइए काव्य सौंदर्य में। माँ पिता का काल्पनिक वार्तालाप मिश्र जी की काव्य प्रतिभा का सुंदर उदाहरण है। पिता की भावुकता संवाद में प्रकट हुई है। शिल्प संवाद तथा प्रश्न शैली है। काव्य भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पाँव पीछे हटाना और कोख लजाना। अनुप्रास अलंकार है कोख को। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वे को वे न तरसें। यहाँ मिश्र जी सावन को
दूत उन्होंने बनाया है। उन्हें मालूम है कि यहाँ जेल में जहाँ मैं हूँ इधर भी बारिश हो रही है, तो जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं उस जगह पर भी बारिश हो रही होगी। तो सावन को दूत के रूप में उन्होंने बनाया है। तो दूत के रूप में वह उससे कह रहे हैं, हे सजीले, सजीले अर्थात सुंदर, पुण्य पावन अर्थात पवित्र। अरे सुंदर और पवित्र सावन, तुम सुंदर हो अर्थात तुम्हारे आने से, सावन के आने से, सावन की बारिश से खेत में जितनी भी गंदगी इत्यादि होती है वह सब धुल जाती है। तो इसलिए उसको सजीले कहा है, सरल कहा है। पुण्य पावन उसे पवित्र कहा है। तो वह कह रहे हैं, अरे सजीले, अरे सुंदर और पवित्र सावन, बस तुम जितना चाहो उतना बरस जाओ, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम बरस लो, वे न बरसें। यहाँ पर वे शब्द से तात्पर्य उनके माता पिता और पारिवारिक जनों के लिए है। कह रहे हैं कि तुम भले ही कितना बरस जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न आएं और वह अपने इस 5वें बेटे के को तरसें नहीं। काव्य सौंदर्य है। दूत के रूप में सावन को बहुत सुंदर और पवित्र बताया है। शिल्प भाषा सरल सहज है, शैली प्रवाहपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ चित्र के माध्यम से भी कवि ने दिखाया है। आगे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कह रहे हैं कि उन्हें यही, मैं मज़े में हूँ सही है, मैं यहाँ मज़े में हूँ, बहुत अच्छी बात है, घर नहीं हूँ बस यही है। केवल घर पर ही नहीं हूँ, घर के समान मुझे जो भी सुविधाएं मिलती हैं घर में, मुझे जो सुविधा मुझे घर में मिलती थी वही सुविधाएं मुझे यहाँ भी मिल रही हैं। बस केवल इतनी ही बात है कि मैं घर में नहीं हूँ, लेकिन यही बस सभी खुशियों को विरस बेरस बना देता है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। लेकिन हे सावन, ये ध्यान रखना कि ये बात जो तुम मुझे देख रहे हो, जैसा देख रहे हो, मेरे ये बात को उन्हें, मेरे माता पिता को जाकर मत बताना। उन्हें तो तुम धैर्य ही देते रहना। उन्हें ऐसा कहना कि आपका बेटा वहाँ जेल में लिखता है और पढ़ता भी है, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें कहना कि आपका बेटा वहाँ भी काम कर रहा है और अपने परिवार और कुल का नाम रोशन कर रहा है। उसे केवल पढ़ने और लिखने का कार्य दिया जाता है, अन्य कार्य उसे नहीं दिया जाता है। और भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप मेरे विषय में कोई शोक मत करना। हे सावन, मेरे माता को यह धैर्य देते रहना। कवि ने सावन को संदेशवाहक बनाकर संदेश भेजने की पुरानी परंपरा को बनाए रखा है। यहाँ संदेश प्रिय के लिए न होकर पिता के लिए है। जो एक, यहाँ पर एक्ट शब्द गलत आया है, तो आप यहाँ पर इसको एक नवीन कल्पना है। एक पुत्र का अपने पिता के लिए चिंतित होना बड़ा मार्मिकता से भरा है। शिल्प भाषा सरल सहज और गतिशील है। अनुप्रास अलंकार है। बड़ा बस, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है। काम करता और करो कुछ, यहाँ पर कौवर्ण की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और हे सावन, जब तुम मेरे माता पिता के दरवाजे पर मेरा संदेश लेकर जाओ तो उनसे कहना कि आपका पुत्र यहाँ जेल में बड़ा मस्त है। कातने में व्यस्त हूँ मैं यहाँ केवल चरखा काटता हूँ, मेरा और कोई कार्य नहीं है। मैं यहाँ इतना अधिक ढेर सारा भोजन कर रहा हूँ कि मेरा वजन भी अब 70 शेर हो गया हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। मैं यहाँ खेलता हूँ, कूदता हूँ और मुझे कोई दुख यहाँ नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यौ न कहना अस्त हूँ मैं।
उनसे कहना कि आपका पुत्र यहाँ बड़ा मस्त है, बस जैसा ही मेरी दशा तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अस्त अर्थात मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, ये बात उनसे मत कहना। काव्य सौंदर्य। कवि अपने भावुक मन के पिता को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहते हैं, इसलिए सावन से संदेश भिजवा रहे हैं। शिल्प। भाषा सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग है। अस्त होना, डट कर ठेलना, अनुप्रास अलंकार है। 70 सेर। चरखा और मिश्र जी की स्वयं की यहाँ फ़ोटो भी यहाँ दी गई है। हाय रे ऐसा न कहना, हा जो है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। हाय सावन कहीं तुम ऐसा मत कहना, जैसा है कि जो वैसा न कहना, जैसा तुम मुझे यहाँ देख रहे हो जेल में दुखी देख रहे हो, मेरी इस दशा को ऐसा मेरे माता पिता को मत बताना और उनसे ऐसा मत कहना कि मैं इतना डरने लगा हूँ कि मैं आदमी को देखकर भी अब डरने लगा हूँ और रातों तक मुझे नींद नहीं आती है, मैं जागता रहता हूँ क्योंकि मैं डर रहा हूँ। यहाँ मुझ पर इतनी यातनाएं की जा रही हैं कि मैं उनसे डर रहा हूँ और आदमी को देखकर भाग रहा हूँ। ऐसी दुखी मन की बातें मेरे माता पिता से मत कहना, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। हे सावन उन्हें यह मत कहना कि मैं अब चुप रहने लगा हूँ, आपका भवानी चुप रहता है और कभी कभी अपने को भी पहचान नहीं पाता, ऐसी बात मत कहना। उन्हें ये दुख देने वाली बातें मत कहना। देखो कहीं तुम मुझे देखकर ज़्यादा दुखी होकर गलती से भी कुछ ऐसी मुंह से मत बकना, मत बातें ऐसी मत बोलना कि जो उन्हें तुम पर शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। अंत में हे सजीले सहज सरल पवित्र सावन, तुम भले ही चाहो जितना बरस लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरी वियोग में मेरे माता पिता की, मेरे परिवार के लोगों की आँखों से आंसू न आएं। कवि नहीं चाहते हैं कि उनके कारण पिता को दुख हो, इसलिए अपने कष्टों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि की मानसिक पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। भाषा सरल सहज और सादगी से युक्त है। आगे भवानी प्रसाद मिश्र जी के पाठ में आगे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो उत्तर, कवि अपने घर से दूर जेल में बंद हैं। रात भर लगातार बारिश होने पर कवि को अपने परिवार के साथ बिताए हंसी खुशी के दिन याद आ रहे हैं तथा उन्हें डर भी लग रहा है क्योंकि वह अकेले हैं। कवि के मन और प्राण में यादें ही यादें समा गई हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? आमतौर पर विवाहित बेटियां अपने पिता के घर हंसी खुशी का समय बिताने के लिए आती हैं। कवि की विवाहित बहन भी बड़ी उमंग से अपने भाई बहनों के साथ सावन बिताने आई हुई है, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि एक भाई जेल में बंद है तब उसे बड़ा दुख हुआ। इस कारण पिता का वह घर जो उसे खुशियों से भरा दिखाई देता था, आज एक भाई के न होने के कारण वही घर उसे दुख परिताप का घर लग रहा है। कवि के पिता के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। पिता के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। पिता का शरीर लंबा चौड़ा और गठीला है। वे आयु में अधिक हैं मगर फिर भी दौड़ लगा सकते हैं। वे सरल हृदयी और भावुक मन के हैं। परिवार के सभी सदस्यों से वे असीम प्रेम करते हैं। वे रोज़ गीता पाठ करते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं।
सारांश रूप में वे तन मन से सशक्त और भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला में, भुजा भाई प्यार बहनें का प्रतीक स्पष्ट करें। कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं। सभी भाई एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात किसी को कैसी भी ज़रूरत हो वे सब भाई सहायता के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए भाई को भुजा कहा गया है। उनकी चारों बहनें प्यार और स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार सहयोग के प्रतीक के रूप में भाई तथा स्नेह के प्रतीक के रूप में यहाँ बहनों को लिया गया है। धन्यवाद बच्चों।